हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास से पहला चैप्टर अध्याय वास्तविक संख्या, जिसको कहते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ संख्या के बारे में जानकारी कर लेंगे। परिमेय संख्या जितना भी संख्या हो उतना सारा संख्या के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि आने वाला अध्याय में से आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जानिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जहां हम गिनतियां स्टार्ट करते हैं, जहां से हम गिनतियां स्टार्ट करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, गिनती का कभी अंत नहीं, इसी तरह प्राकृतिक संख्या का कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ठीक है, आप छोटी छोटी बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी सा बात बहुत बड़ा बात हो जाता है। ठीक है, आगे चल के तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1, और प्राकृतिक संख्या को इन्फिनिटी तक लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का अगर गिनती के संख्या से पहले अगर हम 0 लगा देंगे तो वही मेरा संख्या क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। तो 0 हो गया। अब गिनती की संख्या लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट, इसको भी हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा 0, और इसको कहाँ तक लिखा जा सकता है, इन्फिनिटी तक लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आता है सम संख्या। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या को हम सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 का टेबल से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12, सम संख्या को भी हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, और सबसे छोटी सम संख्या क्या बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 का टेबल से पूरी तरह से विभाजित ना होता है। जैसे 1 3 5 7, ये 2 का टेबल से होगा, विभाजित नहीं होगा। 9 11, उसके बाद 13 डॉट डॉट डॉट, इसको भी इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन बनेगा 1। एक आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, विषम संख्या को हम ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 4 3 1 2, कुछ भी लिख सकते हैं आप परिमेय संख्या। ठीक है, नहीं कुछ तो नीचे क्या रहता है 1, इसके भी नीचे में 1, इसके भी नीचे में 1, इसके भी नीचे में 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोमा Q = डज नॉट 0। ठीक है, Q = डज नॉट, अगर नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए, आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे 4/0, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। नीचे में कुछ भी हो सकता है 1 3 4 5 2, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 छोड़ करके, ये आपका क्या कहला जाएगा, परिमेय संख्या। और भी देखिए परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा, -2 भी परिमेय संख्या, -3 में भी परिमेय संख्या, और √4 भी लिख सकते हैं, जिसका पूरा रूट निकल जाता है उसको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, √9 भी परिमेय संख्या, 4/9 भी परिमेय संख्या, जितना भी संख्या देख रहे हैं सारा का सारा परिमेय संख्या आप कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए 0, यहाँ पे देखिए 0.101101110, ये देखिए ये हमेशा क्या बढ़ले चल जाएगा। यहाँ पे 2 को 1 हो गया, यहाँ पे 3, इसी तरह आगे तरफ बढ़ले चल जाएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। कौन परिमेय संख्या, वो भी देख लीजिए आप। 0.7777, ये सब आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, या फिर
0.10 10 10 10 डॉट डॉट। ये क्या बार बार रिपीट हो रहा है? एक ही संख्या, जो एक ही संख्या रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए एक ही संख्या रिपीट हो रहा, यहाँ भी 10 10 10 रिपीट हो सकता है, या फिर 0.100 यहाँ भी 100, ठीक है, यहाँ भी 100। जो एक ही संख्या रिपीट होता है उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसका हमेशा एक ही संख्या, पाई का मान एक ही नहीं होता, सब अलग अलग आता है, इसीलिए पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ परिमेय संख्या के बारे में समझ गए। इसको कहते हैं रेशनल नंबर, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। q = डज नॉट 0 होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, केवल जिसका पूरा पूरा रूट नहीं। यहाँ पे देखिए √3 अपरिमेय संख्या, लेकिन √9 कौन संख्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। अब इतना आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या का उदाहरण कौन हो जाएगा? √2, √3, √5, √7, √8, क्योंकि 8 का पूरा रूट नहीं निकलता, 2√2 है। ये अगर इसको फैक्टर कीजिएगा आप तो 2√2 रह जाएगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। और आपको क्या बताएं, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 0.10 100 1000 10,000, ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आपको समझना है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर। वास्तविक संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सबको एक जगह सारा संख्या को इकट्ठा कर दे तो उसको क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ से परिमेय उठा लीजिए, जैसे -3, -2, -1, फिर कोमा 0, फिर 1 2 3, फिर 4/3 भी लिख सकते हैं, 7/9 भी लिख सकते हैं। ये सारा का सारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। 0 भी परिमेय संख्या नहीं, कुछ तो नीचे क्या रहता है? 1 रहता है, ठीक है, इसलिए 0 भी क्या? एक परिमेय संख्या है। और एक संग्रह और क्या बनाइए आप? अपरिमेय संख्या को, और दोनों जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? एक वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का संग्रह √3, √2, √5, ठीक है, ये सारा संख्या क्या कहलाया? वास्तविक संख्या कहलाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब जानिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जान लीजिए। पूर्णांक संख्या जिसको कहते हैं इंटेजर नंबर, इंटेजर नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेजर नंबर। पूर्णांक संख्या को हम क्या कहते हैं? पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, जैसे 0.17 से 1.73, इस तरह पूर्णांक संख्या को हम पॉइंट में और भिन्न में नहीं लिख सकते, जैसे 4/3, ये आपका पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्या होगा? पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक में लिख सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक में लिख सकते हैं, जैसे 0, -1, -2, -3, -4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये सब आपका संख्या क्या कहला जाएगा? आपका पूर्णांक संख्या। ध्यान रखिएगा, पूर्णांक संख्या को भिन्न में नहीं लिख सकते हैं और इसको पॉइंट में दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका पूर्णांक में नहीं आएगा, आपका पूर्णांक में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आइए पूरा संख्या आपको हम पूरा विस्तार से बता दिए हैं। अब आइए अध्याय से पहले हम एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखिए आपका क्वेश्चन क्या बताता है। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल में क्या है, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जानिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी संख्या से हम डिवाइड देते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे 2 का टेबल से डिवाइड देते हैं, 4 बार में कितना हो गया आपका 8 आ गया, शेषफल कितना आ गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको क्या कहलाता है, ये संख्या क्या कहलाता है, सबका नाम आप जान लीजिए। ठीक है, जो नीचे वाला बचता है उसको कहते हैं हम शेषफल। ठीक है, इसको कहते हैं हम भागफल कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं हम भाज्य। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम भाजक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, नीचे वाला को शेषफल, और इसको क्या कहते हैं हम भाजक कहते हैं। ठीक है, देखिए भागफल को हम इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं। ठीक है, भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं, और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, शेषफल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर कहते हैं, और भाज्य को डिवाइडेंड कहते हैं हम। ठीक है, भाज्य को क्या कहते हैं हम डिवाइडेंड कहते हैं, और भाजक को डिवाइजर कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, भाज्य कौन हुआ 9 हो गया, भाजक कौन हो गया 2 हो गया, और भागफल हो गया आपका 4, और शेषफल कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके आपको क्या करना है, आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एचसीएफ निकालना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भाज्य और भाजक को ए और भाजक को बी रखा एल्गोरिथम में, ए और बी, जहाँ ए और बी क्या है एक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर भाज्य को क्या रखा, भाज्य को ए और भाजक को क्या रखा वो बी रखा। ए बराबर क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा भाजक का मान क्या हो जाएगा बी, और भागफल तो वही हो जाएगा कोएफिशिएंट प्लस शेषफल क्या हो जाएगा रिमाइंडर आपका आर। ठीक है, तो आपका ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, किसका फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए और बी क्या है जहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बनाना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। ठीक है, तो इसको आप पहले भाग दे दीजिए, आप इसको 40521257 ठीक है, अब इसको डिवाइड दी 4052 को कितना बार पढ़िएगा, जो 12576 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको 3 बार पढ़ने पे कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूनी का 6, 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1 और 1 यहीं पे रह गया, यहाँ पे 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, 0 का 0, 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, ये दोनों का दोनों कट गया। ठीक है, अब ये इसको क्या करना ब्रैकेट करना है, अब ये वाला संख्या यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, 4052 4052 यहाँ उतर गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 420 कितना बार पढ़िएगा, जो मतलब 4000 कितना आना चाहिए 52 आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप 9 बार में पढ़ लीजिएगा, तो 0 का 0, 9 का 9, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, यहाँ पे 9 चक 36 और 1 37। अब इसको फिर आप घटा दीजिए, 2 का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, क्या करेंगे किसे कैरी लेंगे, इसके पास भी नहीं, किसको दिया है किसको दिया, हो गया 15, 8 में से कितना 15 में से 8 गया 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आपका हो गया 7। यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 9, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, 3 से 3 गया जो। अब यहाँ पे देखिए फिर इसको ब्रैकेट कीजिए आप, अब ये वाला संख्या उतारिए,
पहले ये वाला संख्या यहाँ उतरा था, अब ये वाला संख्या उतरेगा, ठीक है। 420। अब कितना बार में, अगर 2 बार में लगाएंगे तो 400 से पार आ जाएगा, 500 भी पार कर जाएगा, है नहीं, तो एक बार में कितना हो जाएगा 272। अब इसको घटा दिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 1, यहाँ हो गया कैरी देगा तो हो जाएगा 11, तो यहाँ पे हो गया 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 148, ठीक है। 148 फिर ब्रैकेट कीजिए इसको, और 272 को यहाँ उतारिए, 272 को यहाँ उतारिए। फिर कितना बार में ये लगेगा, फिर एक ही बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में फिर ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में कितना 148। अब इसको फिर घटा दिए, 2 में से 8 नहीं जाएगा, हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 124। फिर लगाइए, ये वाला फिर संख्या यही उतारिए, 148, ठीक है। अब कितना बार में लगेगा, 124, एक ही बार में लगाइए, 124। अब इसको घटा दिए, 8 में से 4 गया 4, ठीक है, 8 में 4 गया 4, बच गया 4 में से 2 गया 2। अब यही वाला संख्या फिर यहाँ उतारिएगा आप, ठीक है। तो ये वाला क्रिया हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, चलिए ठीक रहने दिए कि इसको ब्रैकेट कीजिए। अब 124 यहाँ उतारिए, 124, ठीक है। अब ये वाला क्रिया हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, 24, 124। अब 24 का टेबल पढ़ी कितना बार में आएगा, 124, तो ये तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर 6 बार में लगा दीजिएगा। 6 का टेबल कितना बार में, 6 6 24 के 4, हाथ में हो जाएगा 2, 6 2 12, 13 और 1 14, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो गया नहीं, 5 बार में आप लगाइए, आप 5 बार में पहले लगाइए। 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11 और 1 12, बच गया कितना 4। अब यहाँ पे 24 उतार दिए, यही वाला फिर संख्या यहाँ पे उतरता है। 4 का टेबल पढ़िए कितना बार में 24 आएगा, 6 बार में 24 हो गया, 6 बार में 24 हो गया, ये दोनों का दोनों कट गया, ठीक है। ये कट गया यानी कि 0 हो गया, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0 आ गया। अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे सेट कीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इस पे अब आपको क्या करना है, शेष मतलब सेट करना है, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, अब 0 आ गया, ठीक है। और जो 0 करता है, 0 कौन किया, 4 0 किया ने, जो 0 करता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ। एचसीएफ का मान निकल गया 4, ठीक है। अब आपको सिर्फ सेट करना है, ए का मान यहाँ पर ये होता है, बताए थे इससे पहले, ए होगा, ये आपका बी हो जाएगा, बाकी तो जानवे करते हैं, ये क्वोटिएंट कहलाता है, ये आपका रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। क्वोटिएंट आपका हो गया 3, रिमाइंडर हो गया, और ए और ये बी का मान, तो ए का मान कितना हो गया, ठीक है। ए का मान हो गया 12, 57, 6 इक्वल टू, बी का मान हो गया 40, 52, और इनटू आपका क्वोटिएंट कितना कहलाया 3, अब प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, आर का मान हो गया 420, ठीक है, यानी कि 420। ये वाला सेट हो गया, ये वाला हो गया। अब ये वाला फिर ए का मान फिर बैठाइए, 40, 52 इक्वल टू, फिर बी का मान अब ये हो गया, ये आर हटा दिया, बी का मान ये हो गया 420, और इनटू भागफल कौन हो जाएगा 9, और शेषफल कितना हो गया 272, ठीक है। बहुत इजी है, फिर इसको तक हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको बंद कीजिए, अब देखिए फिर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा। इस तरह करके आप बनाइए। ए का मान हो जाएगा कितना, फिर अब ए का मान हो गया 420, बी का मान हो जाएगा 272 इंटू 1, अब प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 148। अब इसका भी ख़त्म कीजिए, अब इसका उतारिए, फिर उसको भाज कितना हो जाएगा 272 इक्वल टू, बी का मान हो जाएगा 148, और इंटू फिर इसको मान लीजिए भागफल कितना 1, अब प्लस शेषफल नीचे में 124 हो गया। अब इसका रह गया, फिर इसका 3 गो और रह गया, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया, देख ले चल जाइए, ये हो गया। अब ये उतारिए
148 इक्वल टू 124 गुना 1 प्लस 24, ये भी हो गया। अब इसको देखिए, इसको उतारिए, 124 इक्वल टू 24 और इंटू यहाँ पे देखिए कितना आया था, यही वाला संख्या यहाँ पे उतारा गया था, ये 5 और शेषफल कितना गया था 4। ठीक है, अब एक खत्म, यहाँ लिखिए 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 और प्लस 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों इक्वल भी होना चाहिए इंटू करके, जैसे यहाँ पे इंटू करके छोटा दिखाते हैं। 6 का टेबल 4 में पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 24 और प्लस तो 0 अच्छे चक 24, इधर भी 24, ये सारा क्या एक दूसरे का इक्वल टू होना चाहिए। तो आपका ये क्या है, भाज बराबर, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका सही बैठा है। ठीक है, और जो 0 हो गया, जो आपका 0 हो गया, यही साइड वाला क्या आपका HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप नीचे में, इसके नीचे HCF इक्वल टू 4 आंसर। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, अच्छा सबको समझ में आ गया तो ठीक है ना, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब एग्जाम्पल सेकंड का देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, अब इस सम संख्या बताएं भी सम संख्या किसे कहते हैं। अब आपको दर्शाना कि समपूर्णांक, ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यानी अगर 2q है तो ये सम है और 2q प्लस 1 हो गया तो क्या हो गया, ये विषम पूर्णांक हो गया। ठीक है, अगर 2q है तो ये सम पूर्णांक हो गया, अगर 2q प्लस 1 है तो विषम पूर्णांक का हो गया रूप। ठीक है, ये आपको ये सिद्ध करना है। जहाँ q कोई पूर्णांक, जैसे पहले भी बताएं a और b में युगल विभाजन एल्गोरिथम में a और b को क्या माना, पूर्णांक माना है। यहाँ पे दे भी दिया जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए q कोई पूर्णांक दे दिया है, तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम के सहायता से बना लीजिए, क्योंकि a यहाँ पे दे दिया है a बराबर b q प्लस में 1 दिया है। ठीक है, और q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए पहले मान लीजिए, माना कि a बराबर है ना, एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर b q प्लस में 1 होता है एल्गोरिथम का। तो a और b क्या है, पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मानना पड़ेगा, और यहाँ पे q कोई क्या दे दिया, पूर्णांक दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए q का मान, b का मान यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 दे दिया। ठीक है, तो माना कि पहले ये वाला मान लीजिए, a बराबर, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो a तो हो गया, पहले यहाँ पे लिख ली a बराबर b q प्लस में r। ठीक है, माना कि a कोई क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया, और b का मान कितना दे दिया आपका, 2 दे दिया। ठीक है, b का मान 2 दे दिया है। q तो बोलिए रहा था पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक है। और r का मान कितना हो गया, r का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। r यहाँ पे कितना, यहाँ पे 0 ले सकते हैं और यहाँ पे 1 ले सकते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि r का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा या फिर 2 से छोटा होगा। ठीक है, r का मान जो होगा वो 0 के, r का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा या फिर 2 से छोटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही तक लिए। अब यहाँ पे पुट कीजिए, लिखिएगा r का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण कौन है आपका, ये है। ठीक है, एल्गोरिथम का a बराबर b q प्लस में r। अब यहाँ पे देखिए a क्या है, a तो आपका मान लेते कोई धनात्मक पूर्णांक है, b का मान क्या हो गया था 2, और q का q हो जाएगा, और प्लस r का वैल्यू क्या बैठाइए 0। ठीक है, तो 0 को तो कोई मान नहीं होगा, तो इसलिए a बराबर 2q प्लस में 0 हो गया ना, 2q 0 कोई मान नहीं, तो इसको क्या मान लीजिए आप फर्स्ट। उसके बाद फिर लिखिएगा, फिर इसी पे बैठाइए फार्मूला एक बार और, a बराबर b q, तो b का मान यहाँ पर फिर एक बार फार्मूला रख दीजिए, b q प्लस में r। ठीक है, फिर a बराबर b q प्लस r। आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ डिस्टेंस की वजह से समझ नहीं पाइएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आप यहाँ समझिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब आर का मान रख दिए, आर का मान समीकरण में रख दिए एक बार, फिर आर का मान 1 रखना आपको, ठीक है। समीकरण वही रहेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का तो मान यहाँ पर दिया गया था 2, और q कोई पूर्णांक था, और r का मान कितना 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये जुटेगा तो नहीं, इसको क्या मान लीजिए आप, सेकेंड। अब आपको सिद्ध करना है, आपको समझना है, ये आपको हो गया। अब आपको समझना है कि सम है कि विषम है। अब यहाँ पे देखिए q कोई क्या था, पूर्णांक है, तो कोई भी संख्या रख दीजिए आप, ठीक है। अगर आप 1 रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, अगर 2 रखते हैं तो हो जाएगा 4। अगर q का मान अगर आप 1 रखते हैं तो 2 ही हो जाएगा, अगर q का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी कितना, अगर q का मान अगर आप 2 रखते हैं तो 2 दूनी का 4 हो गया। अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 दूनी का 6 हो गया। अगर यहाँ आप 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 8। अगर आप 5 रखते हैं तो हो गया 5 दूनी का 10। एक आप समझा रहे, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको समझा रहे। तो 2 4 6 8 10 कौन संख्या है, ये आपका सम संख्या, तो ये आपका 2q क्या हो गया, एक सम पूर्णांक बन गया, ठीक है। अगर q कोई पूर्णांक है तो ये सम पूर्णांक कोई पूर्णांक हो गया, ठीक है। ये q कोई क्या पूर्णांक था, अगर q का मान हम कुछ रख रहे हैं तो ये सम पूर्णांक बन गया। अब यहाँ पे देखिए विषम पूर्णांक कैसे बनेगा। 2 का 2, q का मान अगर हम 1 रखते तो 2 बन गया, ठीक है, 2 बन गया। 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 3। अगर आप q का मान 2 रखते हैं पूर्णांक का वैल्यू को, तो 2 दूनी का 4 और 1 5 बन गया। अब भी आप 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7 बन गया। अब देख सकते हैं ये कौन संख्या हो गया, 3 5 7 1 क्या है, विषम हो गया। और q कोई पूर्णांक हो गया तो ये विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको मिटा दिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है, सम और विषम पूर्णांक किस प्रकार हो गया। तो आप लिखिएगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से स्पष्ट है कि फर्स्ट एक सम पूर्णांक का रूप है, और सेकेंड से स्पष्ट है कि विषम पूर्णांक का कोई रूप है, प्रूफ, PROVED। बस यहीं पे आपको इतना लिखना है, बस इतना करना है, ठीक है। कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब 3 का देखिए, सॉरी एग्जाम्पल अब 3 का देखिए। देखिए एग्जाम्पल 3 भी उसी प्रकार है, सेम मतलब उसी प्रकार है। आपको देखिए करना क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, एक पूर्णांक दे दिया, ठीक है। तो ये कोई पूर्णांक बनेगा तभी तो ये विषम पूर्णांक बन जाएगा, वो भी क्या बनेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पहले आप मानना पड़ेगा, माना कि a कोई क्योंकि जो समीकरण होता है वो a बराबर BQ + R होता है, इसीलिए मानना पड़ता है a, ठीक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब हो गया a कोई क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो b का वैल्यू क्या बनेगा, क्योंकि a बराबर होता है BQ + R। अब b का वैल्यू क्या दे दिया है, 4 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और b बराबर क्या लिखिएगा आप, 4 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे r का मान क्या होगा वो देखिए, r का मान 1 और 3 है, और यहाँ पे हम बताएं r = कितना दे दिया है, 1 और 3 दे दिया है ना। तो आप r बराबर क्या लिखिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि r का मान हमेशा 0 से लीजिएगा। 0 1 2 कहाँ तक, 3 तक है ना, तो 1 2 और 3 लीजिए। यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये, चूँकि r का जो मान है वो 0 के बराबर है, ये बराबर के चिन्ह होता है, ठीक है, 0 के बराबर है, और 3 तक लिया गया ना, 4 से क्या है, छोटा है,
ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि r का जो मान है, सब r का मान है 0 के बराबर है, यहाँ पर ये वाला साइन गलत दे दिया हम, यहाँ होगा ये, ठीक है। 0 के क्या होगा, बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा भी लिख सकते हो। इसका चिन्ह मतलब क्या होता है, 0 के बराबर या उससे बड़ा, ठीक है। 0 के बराबर उससे बड़ा भी है, और ये 4 से क्या है, छोटा है, ये वाला साइन छोटा का हो जाएगा, ठीक है। 4 से क्या है, ये छोटा हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा r का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर कुछ समीकरण तो आपको बोले कि a बराबर क्या है, BQ प्लस r है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए a का मान a ही रहने दीजिए, क्योंकि ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और b का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है 4, और q भी पूर्णांक है, प्लस r का वैल्यू अब 0 रख दीजिए, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q, 0 का तो कोई मान नहीं, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट। बार फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप बैठा सकते हैं। a का मान धनात्मक पूर्णांक, b का वैल्यू 4, q कोई पूर्णांक, और प्लस शेषफल क्या होगा 1। इस समीकरण सेकेंड मान लीजिए। फिर a बराबर 4q और रिमाइंडर 2 हो जाएगा, इसको मान लीजिए आप थर्ड, ठीक है। फिर a बराबर हो जाएगा 4q और प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, इसको क्या मान लीजिए आप फोर्थ। अब इसमें देखिए पता कीजिए कि कौन सम पूर्णांक है और कौन विषम पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे अगर q का मान अगर पूर्णांक है तो हम 1 रख सकते हैं, तो 4 1 कितना हो गया 4। अगर हम q का मान 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 8। अगर हम 3 रखते हैं तो हो गया आपका 12। तो इससे आपको पता चलता है कि 4 8 6 क्या है, एक सम है, ठीक है। क्योंकि जो 2 का टेबल से डिविजल हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम सम संख्या। और ये यहाँ q है तो ये आपका सम पूर्णांक हो जाएगा, a बराबर 4q क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। और यहाँ पे देखिए अगर हम q का मान अगर आप 1 रखते हैं तो 4 1 जा 4, 4 और 1 5। अगर आप 2 रखते हैं q का मान तो 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो इससे पता चलता है क्या आ गया आपका विषम हो गया। फिर उसके बाद q का मान अगर 1 रखते हैं तो 4 1 जा 4, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 कौन संख्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। फिर 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो क्या हो गया विषम संख्या हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण, इशारा चारों का चारों क्या एक समीकरण है, ठीक है। तो आप लिखिएगा समीकरण फर्स्ट कोमा सेकेंड कोमा थर्ड एवं फोर्थ से स्पष्ट है कि समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड एवं फोर्थ से स्पष्ट है कि सम और विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है। सम और विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसीलिए अब आपका विषम पूर्णांक आपको सिद्ध करना है। विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक कौन कौन हो गया, एक समीकरण सेकेंड हो गया और एक फोर्थ हो गया। तो लिखिएगा इसीलिए समीकरण सेकेंड एवं फोर्थ से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का कोई रूप है, प्रूफ। बस यही आपको दर्शाना था, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एग्जाम्पल ऑफ 4 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। एक मिठाई विक्रेता का पास 420 काजू है और 130 बादाम है, ठीक है। तो उसको इस प्रकार ढेरी को सजाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में संख्या क्या रहे, समान है। प्रत्येक ढेरी में संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। जब संख्या समान रहे, ठीक है, तो आप इसको एचसीएफ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको एचसीएफ तरीका से बना लीजिए। यानी 130 यहाँ पे छोटी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ पे कर दीजिए। कितना बार में आपका 3 बार में कितना आ जाएगा 0
093, इसको घटा दिए 0, एक इसे कैरी हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 130 आके बैठ गया, ये वाला संख्या फिर यहीं पे आ जाता है। ठीक है, फिर 30 का टेबल पड़ी, कितना बार में 120 आएगा, तो 4 बार में 120 हो गया। 0 1, यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया 30। ठीक है, 4 3 12 1 0। ठीक है, अब 10 का टेबल पड़ी, कितना बार में आ जाएगा, 3 बार में 30 आ गया। ठीक है, तो HCF आपका कितना आ गया, जो यानी शून्य कर दिया, आपका शून्य कर दिया ना कि 10 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो HCF कितना हो गया, 10 हो गया, तो वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक्सरसाइज से आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना आपको। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग आपको करना है। तो इसको प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग दीजिए, छोटी संख्या भाजक में 1 3 5 और भाज्य में आ जाएगा बड़ी संख्या 2 2 और 5। ठीक है, ये कितना बार में हो जाएगा, 3 बार में, 5 3 15 का 5 हाथ में 1 3 3 9 10 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में आपको पॉसिबल लगाना करना पड़ेगा। एक बार में कितना हो जाएगा 1 3 और 5, तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ हो गया 12, तो यहाँ बच गया आपका 9। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट कीजिए और ये वाला संख्या को यहाँ रखिए 1 3 और 5। अब कितना बार में, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लग लाइए 90। अब इसको घटा देने पे कितना आ जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ पे ब्रैकेट कीजिए, ये वाला संख्या को यहाँ रखिए, कितना बार में, 2 बार में 90 आ गया, ये आपका कट गया। ठीक है, ये आपका कट शून्य हो गया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, शून्य हो गया। तो आपको शून्य कौन किया, 45, तो आपका HCF बराबर आपका कितना हो गया 45 आंसर। लेकिन आपको लिखना है कौन सा विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो पहले लिखिए A बराबर BQ प्लस R, तो A का मान यहाँ से लिख लीजिए 2 2 5 इक्वल टू B का मान हो गया 1 3 5। इससे पहले भी बताए थे, ये आपका A होता है, ये आपका B होता है, ये आपका ये आपका कांस्टेंट कहलाता है, और ये आपका A हो गया। ठीक है, रिमाइंडर R, तो 135 Q का मान B हो गया, Q हो गया आपका इंटू में 1 अब प्लस शेषफल क्या हो गया 90। फिर अब इसके लिए बैठाइए, यहाँ हो जाएगा 1 3 5, क्योंकि अब ये भाज्य बनेगा, भाज्य बराबर भाजक बनेगा 90 और इंटू भागफल कौन हो जाएगा 1 और शेषफल कितना होगा 45। अब इसमें तीसरा में 1 2 3, तो अब भाज्य हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका भागफल 45 इंटू भागफल 2 और शेषफल 0 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा HCF इक्वल टू कितना 45, यहाँ से ध्यान रखिएगा 45 आंसर। बस, अब सेकेंड का देखिए, छोटी संख्या भाजक में 196 और बड़ी संख्या भाज्य में 38220 हो गया। अब कितना बार में लगेगा, ये डायरेक्ट लग जाएगा 195 बार में, पूरे के पूरे कट जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया 0 आ गया। फिर वही कीजिए, A बराबर BQ प्लस में R, तो A का मान 38220 और B का मान 196 और इंटू 195 और प्लस रिमाइंडर क्या दिया 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे HCF इक्वल टू क्या लिखिएगा 196, सॉरी हाँ 196 यही बोला, जो शेषफल 0 बना दे। ठीक है, तो शेषफल कौन बनाए 196 ने, तो 196 आपका HCF हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला में छोटी संख्या 255,867 कितना बार में हो जाएगा, ये 3 दूनी का 6, 3 बार में लगाइए, तो 5 3 15 5 हाथ में 1, 16 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इसको घटा दिए, 7 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। फिर इसको कितना बार में लगाइए, पहले उतार लीजिए 255,
2 बार में लगाइए, 200 कितना हो जाएगा 4, इसको घटा दीजिए 1 और 5, ठीक है। फिर इसको यही वाला संख्या उतारिए 102, 51 का टेबल 2 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा 102, ये आपका कट गया, ठीक है। अब इसको एल्गोरिथम पे बैठा दीजिए, भाज बराबर भाजक, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान 867, फिर 255 इंटू 3 और प्लस शेषफल कितना बचा 102। फिर दूसरा बार 3 बार बैठाना है ना। अब इसके लिए फिर 255, फिर यहाँ पे हो जाएगा 102 गुना 2 और शेषफल 51। अब इसके लिए भाज बन जाएगा 102, ठीक है। इसको 2 से 3 बार आप समझ लीजिए, देख लीजिए वीडियो, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर 102, फिर भाज आपका बन जाएगा, भाजक बन जाएगा 51, नहीं तो भागफल, ये भाज बराबर भागफल इंटू भागफल प्लस शेषफल पे आप बैठा सकते हैं, ये वाले फार्मूला पे। भाज बराबर भागफल इंटू भाज बराबर भाजक इंटू भागफल होता है ना, भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस पे भी आप बैठा सकते हैं, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर इंटू भागफल कितना हो गया 2 और प्लस शेषफल कितना हो गया 0, तो 0 आया, तो यानी HCF 51 हो गया, HCF इक्वल टू कितना 51, यही तो आपको शून्य कर दिया ना, आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक यू।